समय में कांग कहता है कि हंटर्स वो होते हैं जो ना जाने कितनों की मौत होते हुए देखते हैं और ना जाने कितनों की जान लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होती है जिसमें ना सिर्फ उन्हें मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ना होता है बल्कि खुद से भी लड़ना होता है। और एक तरीके से हम एकदम परफेक्ट किलिंग मशीन्स होते हैं और ये चीज तुम पे भी लागू होती है। और मैं इसलिए मरूंगा क्योंकि मैं हार गया हूँ और ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या हो? क्या तुम एक एसेसिन क्लास हो जिसके पास हीलिंग मैजिक है और यहाँ तक कि तुम्हारी जो एबिलिटीज है इनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है? तो जिन्वो कहता है कि मैं भी इस चीज को लेके श्योर नहीं हूँ। और कांग कहता है कि बेकार का मुंह चलाना शायद यूजलेस होता हो, लेकिन ज्यादा सीक्रेट्स भी रखना अच्छी बात नहीं होती है। और तभी पैरालाइज और ब्लीड इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है जिस वजह से कांग की और बुरी हालत हो जाती है। और कांग कहता है कि अब जब तुमने मुझे मार ही दिया है तो अब तुम अपनी स्किल्स को और ज्यादा नहीं छिपा पाओगे। तो जिन्वो कहता है कि तुम मुझे एक ऐसा हंटर कह सकते हो जो कि हर एक फाइट के साथ ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ? जबकि इस तरफ कांग की वाकई में काफी बुरी हालत होती है और ये कहता है कि तुम्हारी जो शेडो है वो डार्कनेस से जुड़ी हुई है और तुम उतने ही स्ट्रॉन्ग बनोगे जितनी तुम्हारी शेडोज की डार्क में डेप्थ है। और इतना कहते ही कांग मर जाता है। जबकि जिन्वो सोचता है कि मैं सच में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, लेकिन किसी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे अंदर से कुछ खोता जा रहा है। और तभी जूही और मिस्टर सॉन्ग इन दोनों की जान बचाने के लिए सुंग को थैंक यू कहते हैं। और जूही कहती है कि तो फिर अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हमें यहाँ से पहले जाके गिल्ड को रिपोर्ट करना होगा। तो सुंग कहता है कि हमें सबसे पहले डंजन गेट्स को बंद करना होगा। और इस चीज को सुन के सॉन्ग के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने सुंग की पावर भी देख ली इसलिए ये इसे नहीं रोकते हैं। लेकिन इन्हें एक बात का बुरा लगता है, ये इन सभी को अच्छे से श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। और जैसे जिन्वो कांग के अंदर से अपने डैगर को बाहर निकालता है तो उसके अंदर से एक रूइन भी बाहर निकल के आता है जिसके अंदर स्टील की स्किल है जिसे इसने कांग को मार के हासिल किया है। जबकि इस तरह मिस्टर सॉन्ग और जूही बाहर जाने का डिसाइड करते हैं और इन दोनों के यहाँ से जाते ही सुंग एक प्रिजनर को उठने के लिए कहता है क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए मरने की नौटंकी कर रहा था। और सुंग देखता है कि यह बात नहीं कर सकता है क्योंकि कांग ने पहले ही काफी बेरहमी से इसके वोकल कॉर्ड्स को काट दिया है जिससे कि ये शोर ना मचा सके जब वो इसे काफी ज्यादा बेरहमी और दर्दनाक मौत दे। और अगर इस तरीके से ही खून बहता रहा तो तुम काफी जल्दी मारे जाओगे और अगर मिस जूही से कहा जाए तो तुम शायद बच भी जाओ। जबकि इस चीज को सुन के ये प्रिजनर खुश होने लगता है क्योंकि अब इसकी जान बच जाएगी। जबकि जिन्वो इसे उल्टी डायरेक्शन में ही ले जा रहा होता है और ये इस प्रिजनर को इस बॉस के रूम में ले आता है। और जिन्वो इसे इसलिए यहाँ पे लेके आया होता है क्योंकि ये कांग से भी ज्यादा घटिया लोग हैं और ये इस जैसे मॉन्स्टर को बाहर नहीं लेके जा सकता है। जबकि इस सब ये जो गॉब्लिन होते हैं इन सभी की ही इसे देख के लार टपक रही होती है, जिसके बाद ये सारे गॉब्लिन मिलके काफी बेरहमी से इसे मार के खा जाते हैं। और ये बिना आवाज की जो चीख होती है ये काफी दूर तक गूंजती है, जिसके बाद जिन्वो इन सभी को ही बड़ी आराम से खत्म भी कर देता है। और डंजन से बाहर आने के बाद मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर जूही गिल्ड एम्प्लॉय को सब कुछ बता देते हैं जो अंदर हुआ था। और इस एम्प्लॉय को भी रियलाइज हो चुका था ये जो सिचुएशन है काफी ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए तुरंत ही सुपीरियर से कांटेक्ट करती है। जिसके तुरंत बाद यहाँ पे एलाइट्स आ जाते हैं जहाँ पे हम इसी बंदे को दोबारा से देखते हैं जो कहता है कि आखिर कितने मिनट्स हो गए हैं डंजन को क्लियर हुए हुए। तो एम्प्लॉय बताती है कि करीब 40 मिनट्स। इसको सुन के ये एलाइट कहता है कि तो मतलब कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट ही हैं, इसलिए कोशिश करना कि विक्टिम्स की बॉडी को 8 मिनट के अंदर रिकवर करो और अगर कुछ भी ना कर सको तो तुरंत ही लौट के आ जाना। और क्या सर्वाइवर्स ने खुद ही डंजन को क्लियर किया है? जिस पर एम्प्लॉय हामी भर देती है। तो एलाइट सोचता है कि मतलब कि इस कांग ने कॉन्ट्रैक्ट एसिसिनेशन के दौरान बाकी के हंटर्स को मारने की कोशिश की है और अगर ये बात सच है तो लाशों को पीछे छोड़ने का उसका कोई तो इरादा था, लेकिन वो जानबूझकर डंजन को बंद करने वाला था। तो इसका मतलब कि उसके पास कुछ था छिपाने के लिए। और जैसे इसकी नजर सुंग के ऊपर पड़ती तो ये पहचान लेता है कि ये हंटर सुंग जिन्वो ही है, जिसे देखने पर ये एक बारी तो पहचान ही नहीं पाता है। और ये कहता है कि देखो हम दोबारा मिल गए। तो सुंग कहता है कि आप तो मॉनिटरिंग डिवीजन से है ना? बंदा कहता है कि मेरा नाम जिनचुल है और मैं मॉनिटरिंग डिवीजन का हेड भी हूँ और ऐसा दिखता है कि मेरे किसी एम्प्लॉय की वजह से आपको काफी नुकसान पहुंचा है और केस के रिसॉल्व हो जाने के बाद हम ऑफिशियली आपसे अपॉलॉजी मांगेंगे और हमारी बजाय इस केस को इन्वेस्टिगेशन डिवीजन हैंडल करेगी। जबकि सबसुंग सोचता है कि क्योंकि मैंने बी रैंक हंटर कांग को मार दिया तो मुझे अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए और भले ही मुझे ये पहले मालूम नहीं था, लेकिन ये जो मेरे सामने बंदा खड़ा है ये काफी स्ट्रॉन्ग है और ये अपनी अलग ही रेस में है और ये एक ए रैंक हंटर है जिसे मैं अभी की स्ट्रेंथ के दम पे हैंडल भी नहीं कर सकता हूँ। और जिनचुल कहता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और चीजें काफी स्मूथली हो जाएंगी अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करते हो। तो कोऑपरेट करने के लिए जिन्वो भी मान जाता है और ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि आखिर तुम में से किसने
बी रैंक कांग को मारा है। और इस बात को सुन के जिन्हो सोचता है कि शायद अब मैं इस चीज को नहीं छिपा सकता हूँ कि मैं रीअवेक हुआ हूँ, और लगता है कि जिन्हो के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम रैंक के साथ कोई भी इतना स्किलफुल नहीं हो सकता है। और तभी मिस्टर सॉन्ग आगे आते हुए कहते हैं कि कांग को मैंने ही मारा है। तो चियुल पूछता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे अपनी रैंक बता दोगे। तो सॉन्ग बताते हैं कि इनकी रैंक सी है। तो चियुल कहता है कि आखिर कोई सी रैंक वाला बी रैंक वाले को कैसे मार सकता है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं दिखता है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। तो चियुल कहता है कि अगर तुम्हें सच में बी रैंक से सपोर्ट मिला है तो हाँ, तुम उसे हरा तो सकते हो। जबकि मन में सोचता है कि लेकिन कांग कोई ऐसा बंदा था, यहाँ तक कि डिवीजन के अंदर भी कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो क्या सच में एक हाथ वाला सी रैंक वाला बंदा क्या सच में एक स्किल्ड बी रैंक एसेसिन को हरा सकता है कॉम्बैट के अंदर। और फिर ये कहता है कि आपको मेरे साथ चल के कुछ रिपोर्ट्स देनी होंगी। और जब मिस्टर सॉन्ग जा रहे होते हैं तो जिन्हो पूछता है कि आखिर आपने झूठ क्यों बोला। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे बस ऐसा लगा जैसे कि तुम्हारे पास कई सारी वजह हैं अपनी एबिलिटीज को छिपाने की, और क्या मैंने ऐसा करके कुछ गलत किया है, क्योंकि वैसे भी तुम इन्वेस्टिगेशन से बच के नहीं जा सकते थे, और वैसे भी मैं पिछले एहसान को नहीं चुका पाया हूँ, लेकिन मैं कम से कम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और चियुल जाने से पहले कहता है कि सोंग, मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा एक ई रैंक हंटर कांग जैसे एक बी रैंक हंटर को हरा सकता होगा, तो तुम्हारे ऊपर दोबारा से रीअवेकनिंग का संदेह करना बेकार रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही एक चीज बता देता हूँ कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो शायद तुम्हारी जिंदगी जल्द ही खत्म हो जाए। तो सोंग पूछता है कि आखिर इससे आपका क्या मतलब है। तो जिनचुल कहता है कि वो जो हुआंग डोंगसू की पूरी टीम खत्म हुई थी उसमें सिर्फ डी रैंक हंटर और तुम ही सरवाइव किए थे, और जो प्रॉब्लम है वो हुआंग डोंगसू का छोटा भाई हुआंग डोंगसू है, जो कि शायद बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आए। और इस चीज को सुन के जिन्हो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम एस रैंक हंटर डोंगसू के बारे में बात कर रहे हो। जिस पर जिनचुल कहता है कि हाँ, क्योंकि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि असल में उस रेड के दौरान क्या हुआ था, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि तुम उसमें सरवाइव किए थे, और अब जब वो एक एस रैंक हंटर है तो लॉबी सच में उसे बांध के नहीं रख सकते हैं, और अगर इन जैसे बंदे साथ हो तो मिरेकल्स बनते हैं, लेकिन अगर खिलाफ तो ये क्लेमिटी बन जाते हैं। और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उससे थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि शायद तुम्हें किसी ऐसे के द्वारा हंट किया जाए जिनसे यहाँ तक कि मॉन्स्टर खुद डरते हो, और अगर संभव हो तो अपने चाहने वालों के साथ देश को छोड़ जाना सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा। और कांग के मर जाने के बाद अगले 3 घंटों तक इन्वेस्टिगेशन चलती है, जबकि गोल्ड बिजनेस के जो सीईओ थे वो अपने इस कांड के लिए जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, जबकि इस तरफ जूही जिन्हो के पास आके एक एजेंस स्टोन को दिखाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें ये याद है। जिसके बाद हम शाम का समय देखते हैं जहाँ जिन्हो और जूही साथ में होते हैं, और जूही कहती है कि जिन्हो तुम काफी बदल गए हो, और तब से लेके अब तक मैं जरा से भी नहीं बदली हूँ। तो जिन्हो कहता है कि तुमने भी कई सारी मुश्किलों का सामना किया है, इसलिए बदलना सभी के लिए अलग अलग होता है। और जूही कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, और क्या तुम जानते हो कि मैं एक हंटर के रूप में कितनी आसानी से डर जाती हूँ, और मैंने काफी कोशिश की अपने इस डर पे काबू करने की, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अगर तुम एक बी रैंक हीलर हो तो तुम आराम से ए रैंक और बी रैंक डंजन्स को ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ तक कि अगर कंडीशन भी ठीक नहीं है तब भी सी रैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन तब भी मैंने डी और ई रैंक रेड्स को ही ज्वाइन किया, जिसके बाद मेरी जिन्हो मतलब कि तुमसे लगातार मुलाकात होने लगी, और मैं लगातार उन सभी इंजरीज को हील करती रही जो कि तुम पे कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अगर ईमानदारी से कहूँ तो तुम सच में कुछ ज्यादा ही चोटिल होते थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और मुझे लगता था कि तुम स्टूपिड हो और समय की बर्बादी करते हो, लेकिन तुम हर बारी किसी न किसी तरीके से सरवाइव कर ही लेते थे, और तुम्हारी आंखों के अंदर जिंदगी की चमक दिखती थी, और उन्हें देख के ऐसा दिखता था जैसे कि तुम सरवाइव करने के लिए चिल्ला रहे हो, जो कि हर हाल में कल देखना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैसी चमक मेरी आंखों में कभी दिखेगी, और तुमने वादा किया था कि हम साथ में खाना खाएंगे जब हम यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे, तो अब मैं इसे तुम्हें लौटाती हूँ। तो इस चीज को सुन के जिन्हो काफी हैरान होता है। तो जूही कहती है कि हाँ, मैं रिटायर हो रही हूँ और अब मैं अपने होम टाउन बुसान लौट जाऊंगी, तो अगर तुम वहाँ पे कभी विजिट करो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें कुछ फ्रेश ससामी खिलाऊंगी। तो इसके लिए जिन्हो भी मान जाता है और कहता है कि अगर मैं वहाँ पे कभी आया तो मैं तुमसे दोबारा इस तरीके से ही मिलना चाहूंगा। तो इसके लिए जूही भी मान जाती है, जिसके बाद ये खुशी खुशी जिन्हो को अलविदा कह के चली जाती है। जबकि इस तरफ जिन्हो सोचता है कि मुझे बस एक और कारण मिल गया है ताकतवर बनने का, जो कि और कोई नहीं एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसू है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग होना होगा, सिर्फ तब जाके मैं सरवाइव कर पाऊंगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्हो के कारनामे की वजह से जिन्हो का मुंह लटक गया होता है, और ये पूछता है कि आखिर ये नमूने यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जिन्हो कहता है कि ये आज के लिए हमारे टीममेट्स हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पास हंटर्स लाइसेंस है, लेकिन अपनी अपनी वजह की वजह से ये लोग रेड नहीं कर सकते हैं, और ये सब
सभी ही अपनी अपनी वजह से अपनी जिंदगियों में स्ट्रगल कर रहे हैं और इसी वजह से ये लोग हमारी टीम में भी शामिल हो गए। और जिन वो देखता है कि इनमें से एक लंगड़ा है जबकि दूसरा पियक्कड़ है, जबकि यहाँ पे एक बच्ची को भी देखता है और ये जिन्हों से पूछता है कि क्या बच्चों को भी रेड करने की इजाजत है। तो जिन्हों बताता है कि अगर कोई कम उम्र का बच्चा वेक होता है तो ऐसा कोई सा भी लॉ नहीं है जो कि उसे रेड करने से रोकता हो। तो ये लड़की कहती है कि आखिर बच्ची किसे कह रहे हो। तो जिन्हों इसके पास आके कहता है कि तुम तो एक हाई स्कूलर हो ना, क्या तुम्हारे पास जरा सा भी रेड का एक्सपीरियंस है। जिस पर ये मना कर देती है और जिन्हों को ये लड़की ई रैंक के आसपास की लगती है। तो जिन्हों यहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो ठीक है कोई ना, वैसे भी तुम्हें मेरे साथ डंजन के अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम बाहर ही इंतजार करना क्योंकि सिर्फ मैं और जिन्हों ही अंदर जाएंगे। और जिन्हों जाते हुए कहता है कि सिर्फ हम दोनों को सी रैंक डंजन के अंदर रेड मारने की इजाजत नहीं मिलती, इसलिए हम लोगों ने तुम लोगों को भी बुलाया है क्योंकि सी रैंक की रेड करने के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है। और जब ये लोग सुनते हैं कि सी रैंक डंजन के अंदर सिर्फ ये दोनों ही जा रहे हैं तो ये काफी हैरान होते हैं और एक बार के लिए सोच में भी पड़ जाते हैं क्या ये लोग सच में इतने ज्यादा ताकतवर हैं। और तभी इनमें से एक बंदा कहता है कि तो क्या तुम सच में हम में से हर एक को 3 मिलियन वॉन दोगे, यहाँ तक कि तब भी जब हम बाहर ही खड़े होकर इंतजार करें। तो जिन्हों कहता है कि हाँ बिल्कुल 3 मिलियन वॉन दिए जाएंगे तुम में से हर एक को हर एक रेड के लिए। और ये वाकई में काफी अच्छी डील है क्योंकि इसमें तुम लोगों को एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम लोगों को बस इतना ही करना है कि तुम लोगों को डंजन के बाहर हम लोगों के बाहर आने तक का इंतजार करना होगा। हालांकि तुम लोग किसी भी हाल में किसी को भी नहीं बताओगे जो भी यहाँ पे देखोगे या फिर सुनोगे, लेकिन अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों ने जितना कमाया होगा उसके बदले में तुम्हें 10 गुना देना पड़ेगा। और ये सब कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था जिसे तुम लोगों ने साइन किया है। जबकि इस तरफ जिन्हों कहता है कि लेकिन क्या तुम जानते हो मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर तुमने ये क्या पहन रखा है। तो जिन्हों बताता है कि ये काफी हार्ड आर्मर है जिसे एक इटालियन गिल्ड के द्वारा बनाया गया है और अगर हम दोनों ही बस रेड के लिए जा रहे हैं तो मुझे भी तो कम से कम इतनी तो तैयारी करके रखनी चाहिए ना। और फिर जिन्हों बड़े ही आराम से इसे एक फिंगर से ही गिरा देता है और परेशान होते हुए कहता है कि अगर मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ तो तुम्हें अपने इस आर्मर को उतार देना चाहिए। तो जिन्हों रोते हुए इसके लिए मान जाता है, लेकिन जब ये उठ नहीं पाता है तो ये जिन्हों से ही मदद मांगता है उठने के लिए, लेकिन फिर भी ये अपना हेलमेट नहीं उतारता है और कहता है कि ठीक है ब्रदर चलो चलते हैं अंदर। और इसे ऐसे देख के जिन्हों फिर से मुंह बढ़ाते हुए कहते हैं कि क्या तुम सीरियस हो। तो जिन्हों इसे हेलमेट पहनने की वजह बताने लगता है। तो जिन्हों इसे बीच में टोकते हुए कहता है कि चलो छोड़ो चलते हैं अंदर। जबकि जब ये सभी लोग ही इन दोनों की ऐसी नौटंकी को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये दोनों सच में डी रैंक डंजन के अंदर रेड करने वाले हैं क्योंकि ये लोग उतने तो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते हैं। और तभी एक बंदा कहता है कि अगर वो लोग सच में इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने दम पे ही सी रैंक डंजन को क्लियर कर सके, लेकिन अगर वो लोग उन हाई रैंक डंजन को क्लियर करें जिन्हें बड़ी गिल्ड्स देती है तो ये तो ज्यादा बेहतर होगा ना। लेकिन क्या होगा अगर वो दोनों मर गए तो दूसरा कहता है कि मुझे तो मेरा पैसा मिल गया तो मुझे क्या मतलब। और वो जो ई रैंक हंटर सुंग जिन्वो है उसे मैं जानता हूँ और उसे तो दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर के रूप में भी जाना जाता है, जबकि हमारा जो रेड का लीडर है वो एक डी रैंक का है। तो एक नशेड़ी कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग शो ऑफ कर रहे हैं और बच्चों का ये शो ऑफ सच में बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। और फिर कुछ समय बाद हम जिन्हों को हड़बड़ाहट में गेट से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसे देख के ये टोपीबाज कहता है कि क्या बात है तुम तो जिंदा बाहर आ गए। जबकि दूसरा कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम लोग सफलता पूर्वक वहाँ से भाग निकले। और जब ये सभी ही यहाँ से जा रहे होते हैं तभी एक बंदा काफी हैरान होते हुए कहता है कि रुको, ये लोग वहाँ से अपनी जान बचा के भाग के नहीं आए हैं बल्कि ये गेट तो बंद हो रहा है। और ये सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं जब इन्हें पता चलता है कि इन दोनों ने बॉस को मार दिया है। और जिन्हों पूछता है कि अगला कहाँ है, ये बताता है कि जो दूसरा डंजन है वो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। और फिर इन सभी लोगों से कहता है कि चलो चलते हैं, हमें आज 3 डंजन को क्लियर करना होगा और इस हिसाब से तुम में से हर एक आसानी से 9 मिलियन कमा लेगा। जबकि ये जो बंदा होता है ये काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि अभी अभी इन दोनों ने ही सी रैंक डंजन को डिस्ट्रॉय किया है और अब ये दोबारा से जा रहे हैं। जबकि इस तरफ इस बच्चे के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। और फिर हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि किसी ने एक सी रैंक रेड को क्लियर करने के जो राइट्स हैं उसे असल में 200 मिलियन 5000 वॉन में खरीद लिया है। और हाल में एक टीम है जो कि हर एक अपीयर होने वाले सी रैंक गेट को खरीद रही है और इसी वजह से हमारे लो टायर हंटर्स के लिए रेड्स करने के लिए गेट ही नहीं बचे हैं। और ओरिजिनली इसकी कीमत 1000 होती है, लेकिन अगर इसे हम हद से भी ज्यादा बढ़ा लें तब भी ये 100 मिलियन तक ही पहुंचता है। लेकिन असल में इन लोगों ने इसके राइट्स को 200 मिलियन और 5000 में खरीदा है।